हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहज आईएएस। सहज आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा नाम रणधीर भारद्वाज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में हमने अभी नेशनल इनकम कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपने अपने चैनल पे अगर बिहार स्पेशल का सीरीज नहीं देखा है तो आप जाकर देखिए। नेशनल इनकम अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जाकर देखिए। बिहार स्पेशल में हमने बिहार स्पेशल स्टैटिक और बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स हमने कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, अब हम लोग जीएस पेपर में आए हैं। जीएस पेपर के साथ साथ हम लोग नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी कर रहे हैं। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में हमने जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है और कितने विस्तृत तरीके से किया और कितना ज्यादा कंटेंट हमने दिया है ये आप जाकर खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को मैं एक चीज बताता हूँ कि सहज आईएएस ने क्या किया है। अभी वर्तमान में एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। टेस्ट सीरीज हैंड रिटन ही होगा क्योंकि अपने पास में उतना लेबर नहीं है। ठीक है, जो उसको प्रिंट करे और आपके सामने रखे, और ना ही हम लोग कोई पैसे से टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। दैट्स व्हाई आपको हैंड रिटन टेस्ट सीरीज ही मिलेगा और उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि जब आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा ना तो आप उस टॉपिक को याद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। वो आपकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको इतना अच्छे तरीके से याद करना है कि आपको जब क्वेश्चन मिले तो आप उसका आंसर खुद ही लिख सकें। इसमें जो मैंने ऐसा करने के पीछे मैंने सोचा क्या, मैंने ये सोचा कि देखिए ऑप्शन तो सब दे रहे हैं। कोई 4 दे रहा है, कोई 5 दे रहा है। तो ऑप्शन से क्या होता है ना कि हम लोग रिवीजन ठीक से नहीं करते हैं। हम लोग उसको एक बार पढ़े, दो बार पढ़े और हम लोग को लगता है कि चलो ऑप्शन देख के तो मार ही देंगे। ठीक है, अच्छी बात है, सबका अपना-अपना थिंकिंग है। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, बिना ऑप्शन के आप क्वेश्चन कीजिए। आप उसका आंसर खुद निकालिए। उससे क्या होगा कि आपका वो टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और जब आपको ऑप्शन मिलेगा, तो आप ऑप्शन पर डिपेंड नहीं रह जाएँगे। आप तुरंत उसका आंसर मारेंगे बिना किसी कन्फ्यूजन। ओके? तो हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किया। हम लोग वीक में 2 टेस्ट कंडक्ट कराएँगे। जैसे कि एक टेस्ट तो हमने करवा दिया है, ठीक है? अगर कोई मुखर्जी नगर, नेहरू विहार के आस-पास कोई लोग रहते हैं, तो आप लोग हमारे टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसमें कुछ चार्जेज़ हैं। वो हिडन चार्ज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग टेस्ट में 75% से कम स्कोर करते हैं, तो आपको ₹25 जुर्माना के तौर पे देना पड़ेगा। अगर आप लोग 75% प्लस जाते हैं, तो मेरी तरफ से 1 पेंटानिक जेल गिफ्ट। ओके? अब 75% मैंने क्यों रखा है? देखिए, बीपीएससी में इसे पहली बार देखेंगे तो 92-93 के आसपास, डेढ़ सौ में से 90 टू 93 के आसपास ना भाई कट ऑफ गया था जनरल का। ओके? तो बीपीएससी हमसे 60-65% का डिमांड तो ऑलरेडी कर रही है। जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा था कि अब की बार बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो आप 5-7 नंबर अपना कट ऑफ ऊपर ही मान के चलिए। ठीक है? तो मान लीजिए एग्ज़ाम हमको लगभग 68-69% का टारगेट दे रहा है, तो हम 75% क्यों नहीं रखें? 75% हम लोग रखेंगे, तभी तो आप उस हिसाब से तैयार हो पाएँगे, जो आप बड़े आसानी से आप 100 के आस-पास स्कोर करेंगे। देखिए, 110 क्वेश्चन तो सहज आईएएस आपको दे देगा। उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उसमें से 100 क्वेश्चन कम से कम बीपीएससी में कैसे कंप्लीट करते हैं। ओके? टेस्ट सीरीज में आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। और अगर आप लोग आउट ऑफ टाउन के हैं, जैसे कि आउट ऑफ टाउन इन द सेंस कि अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा टेलीग्राम पे। आज टेलीग्राम का लिंक मैं दे दूँगा यूट्यूब पे। जो पहले से लिंक है वो वर्क नहीं करता है, दैट्स व्हाई मुझे दूसरा टेलीग्राम चैनल बनाना पड़ेगा और उसका लिंक मैं दे दूँगा। और आपकी जितनी भी क्लास यहाँ पे हो रही है, उसका पीडीएफ आपको वहाँ पे मिलेगा। करंट अफेयर्स हो या स्टैटिक। ओके? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं ना अपने आप को चेक करना कि आपने वाक़ई कितना पढ़ा है और कितना अच्छे तरीके से पढ़ा है, तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। इसमें कोई चार्ज-वार्ज नहीं है। जब फ्री में है तो क्या दिक्कत है? करो यार, ठीक है? तो आप लोग टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिए अगर करना चाहते हैं तो। और आप लोग बताएँगे क्या कि हम लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ऐसा कुछ? तो देखिए, इसके लिए एक उपाय है कि आप लोग क्या करें कि कमेंट में ना, यानी वीडियो के कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में आप लोग मैसेज करें कि आप लोगों में से कौन-कौन लोग चाहते हैं
टेस्ट में पार्टिसिपेट करना। लेकिन टेस्ट में पार्टिसिपेट वही पर्सन करे जो ये वाकई यह ताकत रखते हैं कि आप बीपीएससी प्रीलिम्स निकालेंगे। ठीक है, मैं कंटेंट दूंगा आपको, मैं समझा भी दूंगा, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, लेकिन रिजल्ट मुझे चाहिए। अगर आप में वो गट्स है और आप मुझे रिजल्ट दे सकते हैं तो आप मेरे टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करें, नहीं तो मत करें। आपके लिए यह फ्री है। ओके, अगर आपको लेक्चर हमारा पसंद आता है, अगर हमारा टेस्ट सीरीज वगैरह आपको पसंद आए, तो आप लोग लाइक भी करो, शेयर भी करो, कमेंट भी करो। ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं किया ना तो समझ जाना। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे। क्या? इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। देखिए, सबसे पहले फिलिप्स कर्व क्या कहता है, मुद्रास्फीति से संबंधित है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व कहता है कि भाई देखो, मुद्रास्फीति बढ़ेगी ना तो बेरोजगारी कम होगा, यानी बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का उल्टा संबंध है। अगर मुद्रास्फीति कम होगा तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और मुद्रास्फीति अधिक होगा तो बेरोजगारी कम हो जाएगी। ऐसा फिलिप्स कर्व कहता है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है? मैं थोड़ा सा इसके कलर चेंज कर देता हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही डार्क दिखेगा, दिखेगा नहीं। चलिए, ओके, आप लोग आइए। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखिए, हम लोग इसकी अवधारणा देखेंगे। आवश्यकता क्यों है मुद्रास्फीति की, इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये 7 पिलर इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि मेंस में आपको आंसर लिखना होता है, तो 7 पिलर आपके दिमाग में पहले से होने चाहिए ताकि आप मेंस के आंसर को बड़े अच्छे ढंग से लिख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, मुद्रास्फीति होता क्या है। देखिए, एक निश्चित समय में, कहते हैं ना कि एक निश्चित समय में अगर किसी वस्तु और सेवा का जो मूल्य है ना, वह बढ़ जाता है, एकाएक बढ़ जाता है, सामान्य स्तर से बढ़ जाता है। पहले मान लीजिए आलू 5 रुपए किलो था, अब देखेंगे कि अगले साल या 25 रुपए हो गया, तो हम कहेंगे ना भाई इन्फ्लेशन बढ़ गया, सामान्य स्तर से अधिक हो गया। यही तो है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति कुछ है नहीं। मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब आप लोग मान के चलिए कि मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि किसी वस्तु और सेवा का जो वैल्यू, मतलब जो मूल्य है ना, वो प्राइस है, वह प्राइस किसी निश्चित समय में बढ़ गया एकाएक, तो हम कहेंगे कि भाई, जैसे नहीं कहते हैं महंगाई बढ़ गया, तो उसी को हम कहेंगे मुद्रास्फीति बढ़ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कहता है वस्तुओं एवं सेवाओं की जो कीमत है ना, वह निश्चित समय में, निश्चित समय यहाँ देख रहे, निश्चित समय में सामान्य स्तर से अधिक हो जाता है, और कुछ नहीं है। अब देखो, इसमें क्या होती है, क्रय शक्ति हमारी कम हो जाती है। जैसे कि अब मान लो पहले 40, मतलब चीनी जो थी 40 रुपए किलो थी, आज चीनी चीनी की प्राइस जो है ना 100 रुपए किलो हो जाए, तो पहले आप क्या करते थे कि एक बार में 100 ग्राम चीनी यूज कर लेते थे एक दिन में। अब आप सोचे हैं कि यार इतना कॉस्टली हो गया, थोड़ा सा 50 ग्राम कर देता हूँ। ठीक है, पहले आप 1 किलो खरीदते थे और आप आज आधा किलो खरीद रहे हैं क्योंकि बहुत कॉस्टली है। अब चीनी वही 1000 रुपए किलो हो जाए तो आप लोग 250 ग्राम खरीदोगे। तो यही कहते हैं कि क्रय शक्ति भाई कम हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है, आप लोग खुद समझो ना यार, कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप लोग, प्राइस बढ़ गया तो क्रय शक्ति कम हो जाएगी, ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? कि पैसे का वैल्यू उतना रहा नहीं। पहले 40 रुपए में 1 किलो चीनी मिल रहा था, तो आज 1000 में मिल रहा है। तो इसका मतलब है चीनी तो 1 किलो ही है, लेकिन पैसे का वैल्यू बहुत कम हो गया। तो पैसे का जब वैल्यू कम हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम कम खरीदेंगे। नहीं, कहने का मतलब ये है कि पैसे का वैल्यू जब कम हो जाता है तो हमारी क्रय शक्ति भी कम हो जाती है, यानी किसी चीज को खरीदने की जो शक्ति है वो हमारी कम हो जाती है। कहता है मांग की तुलना में आपूर्ति कम हो जाए, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है। यहाँ पे हम कारणों के आधार पे हम जब देखेंगे ना तो इसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाए, एक ही नीचे देखिए। अब देखिए, दो लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। किन्स कहते हैं कि मांग एवं आपूर्ति में जो अंतर होता है ना, उसी का परिणाम है मुद्रास्फीति। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, किन्स जी कहते हैं कि या तो मांग बढ़ जाए और आपूर्ति उतनी ही रहे तो भी मुद्रास्फीति आ जाएगी, या कहते हैं कि या तो आपूर्ति बढ़ जाए और मांग कम हो जाए तो भी आप लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन हो जाएगा। ऐसा ये कहते हैं। तो अभी इन्फ्लेशन हम लोग देख रहे हैं। डिफ्लेशन मतलब होता है मुद्रा अपस्फीति। अपस्फीति क्या होता है कि जब आपूर्ति तो बहुत अधिक है, खरीदने वाले कम है, लोगों के पास पैसा ही नहीं, तो खरीद ही नहीं पा रहे हैं, तो कहेंगे अपस्फीति।
तो मुद्रास्फीति का डायरेक्ट उल्टा है अवश्य, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखें। दूसरे लोग क्या कहते हैं, तो किन्स जी ने तो कह दिया मांग एवं आपूर्ति में जो अंतर है इसी का परिणाम है मुद्रास्फीति। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से क्या होता है, मुद्रा की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, और बगल वाले के पास 1 लाख रुपए है, तो जो पैसे की वैल्यू आपके लिए रहेगी ना, वो उसके लिए नहीं रहेगी। रीजन क्या है कि वो देख रहा है कि 100 रुपए का मैं इसमें 100 काम कर सकता हूँ, 1000 काम कर सकता हूँ, और ये देख रहा है कि 100 रुपए का कोई काम होगा तो मैं एक ही काम कर सकता हूँ, इसलिए इसके पास इसको पैसे की वैल्यू समझ है, वैल्यू की समझ है ठीक ठाक, कि ये सोचता है कि भाई मेरे पास तो 100 रुपए है, इसलिए मेरे पास मेरे लिए पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा है। गरीब लोगों के लिए देखते हो पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। अमीर लोग के पास देखते हो, जैसे कि अभी अंबानी जी के जो लड़के की शादी हुई थी, आप सभी ने देखा था, 1.5 महीने चली, और उसमें इतना खर्च किया गया कि मुझे लगता है कि कुछ छोटी मोटी कंट्री है ना, उसका बजट भी उतना नहीं होगा। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। तो पैसे की वैल्यू उनके लिए उतनी नहीं है जितना हमारे लिए है, ओके। तो यही बात कहता है कि मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है और इस कारण इन्फ्लेशन आ जाता है, ऐसा ये कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा कि मुद्रास्फीति के प्रकार, ठीक है। मुद्रास्फीति कारण के आधार पर हम जब देखेंगे ना, कारण के आधार पर हम देखेंगे, तो मुद्रास्फीति दो कारणों से आती है, मांग एवं आपूर्ति। मांग जनित मुद्रास्फीति, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, और लागत जनित इन्फ्लेशन जो हम कहते हैं, सॉरी, मांग जनित को हम कहते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, और लागत जनित को हम लोग कहते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो दो प्रकार है मुद्रास्फीति, एक है कॉस्ट पुल, ठीक है, और एक है डिमांड पुल। जैसे मांग जनित डिमांड पुल, लागत जनित कॉस्ट पुल। डिमांड पुल क्या है, देखिए, जब डिमांड सामान्य स्तर से अधिक हो जाए। कॉस्ट पुल क्या है, जब लागत यानी कॉस्ट सामान्य स्तर से अधिक हो जाए। नाम से इस आपको स्पष्ट है। कारण क्या है, देखिए, मांग कब बढ़ती, मांग तब बढ़ेगी जब आपके पास पैसे ज्यादा आ जाएंगे। मान लेते हैं कि चीनी की टोटल प्रोडक्शन 1 कुंटल है, ठीक है, और पहले उससे काम चल जा रहा था, क्योंकि आप भी 250 ग्राम खरीद रहे थे, मैं भी 250 ग्राम खरीद रहा था। एकाएक क्या हुआ, मार्केट में बहुत पैसा आ गया। पैसे आएगा कैसे, जैसे सरकार क्या करे, सार्वजनिक व्यय पे खर्च कर दे, सरकार रोड बनाना शुरू कर दे, सरकार रेलवे में पैसा लगाना शुरू कर दे, सरकार हाईवे बनाए, ये करे वो करे, मतलब पुल पुलिया का निर्माण कर दे, मतलब जो भी करती है सरकार। अब सरकार कुछ बनाएगी तो सरकार उसके लिए मार्केट में पैसा देगी, मार्केट में पैसा देगी तो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। जब मार्केट में पैसा बढ़ेगा तो आपको पता ही है कि पैसे जब बढ़ेंगे तो उसका वैल्यू कम हो जाएगा। तो आज मेरे पास 100 रुपये होता था तो मैं 250 ग्राम चीनी खरीदता था, कल मेरे पास एक लाख आ गया तो मैं कहूंगा 250 ग्राम क्यों खरीदे भाई, 2 किलो खरीदते हैं। तो इसको कहेंगे भाई मांग जनित मुद्रास्फीति है, मांग बढ़ गई। तो इस कारण क्या है मांग जनित का, तो एक है सार्वजनिक व्यय पे खर्च अधिक हो जाए। जब सरकार सार्वजनिक व्यय पे खर्च कर दे अधिक तो मार्केट में पैसा आ जाएगा, इससे मांग बढ़ जाएगा। कह रहा राजकोषीय व्यय पे ज्यादा खर्च कर दे, इससे मांग बढ़ जाएगा। काला धन मार्केट में बढ़ जाए, इससे हो जाएगा। निर्यात बढ़ जाए, इससे भी मांग बढ़ जाएगा। उपभोग बढ़ जाए, इससे मांग बढ़ जाएगा। मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाए मार्केट में, इससे भी बढ़ जाएगा। सैलरी बढ़ जाए मार्केट में, लोगों की सैलरी बढ़ जाए, इससे भी क्या होगा, इससे भी मांग बढ़ जाएगा। टैक्स कम कर दे, इससे भी मांग बढ़ जाएगा। रीजन क्या है कि पहले मान लो आपके पास 100 रुपए का इनकम था, उसमें 25 रुपए आप टैक्स दे रहे थे। आज टैक्स हम 10 रुपए कर दिए तो आपके पास 90 रुपए बच रहे हैं, पहले 75 बचते थे, अब 90 बच रहे हैं, तो ज्यादा पैसा बच रहा है तो ज्यादा आप डिमांड करेंगे। तो यही कहते हैं, ब्याज कम हो जाए मार्केट में तो उससे भी मांग बढ़ जाएगा, ठीक है। वैसे ही लागत जनित मुद्रास्फीति देखेंगे तो कहता है उत्पादन लागत में जब अधिक खर्च हो जाता है, जैसे कि कोई भी चीज हम बनाते हैं, जैसे मान लो अ, मैंने कुछ बनाया, सपोज मान लेते हैं कि मैंने एक मैकबुक बनाया, जैसे मेरे पास एक मैकबुक, मैंने इसको बनाया, ठीक है। जब मैंने मैकबुक बनाया तो इसके लिए कुछ रॉ मटेरियल तो लगे होंगे ना, कुछ कच्चे माल की जरूरत पड़ी होगी नहीं, जैसे कि मान लो इसके लिए प्लास्टिक की जरूरत हमें पड़ी, इसके लिए हमें डिस्प्ले की जरूरत पड़ी। अब इसका कीमत पहले ही बढ़ गया मार्केट। तो जब हम इसको, मैं जब इस मैकबुक को मैं तैयार करूंगा तो स्वाभाविक सी बात है ना, आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि जब कच्चे माल का दाम बढ़ जाएगा
मुझे महंगा पड़ रहा है बनाने में तो मैं आपको महंगा दूंगा भी। तो इसको कहते हैं लागत जनित मुद्रास्फीति। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि मेरे पास पैसे कम है, पहले मेरे पास 1 लाख रुपए थे, 1 लाख रुपए मैंने 10 मैकबुक तैयार कर लिया था, आज मेरे पास 1 लाख रुपए है, लेकिन महंगाई बढ़ गई, कच्चे माल का दाम बढ़ गया, तो मैं 5 ही मैकबुक तैयार कर पा रहा हूँ। तो इसलिए क्या होगा, पहले मैं 10 मैकबुक को मार्केट में भेज रहा था, आज 5 ही भेज पाऊंगा। स्वाभाविक सी बात, आप समझ रहे हो ना, बस यही बात। तो कहता है उत्पादन लागत बढ़ जाए, जिससे क्या होती है, आपूर्ति कम हो जाती है और कीमत इसका बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है कि पहले 10 मैकबुक की डिमांड थी, आज 5 ही मैकबुक मैं भेज पा रहा हूँ और चाहिए 10 लोगों को। तो कैसे होगा, तो इसका कीमत बढ़ जाएगा, है ना। खरीदने वाले अधिक हैं और उपलब्धता कम है तो कीमत तो बढ़ ही जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो यही बात कहता है। अब लागत जनित मुद्रास्फीति आती कैसे, यानी कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कैसे आता है। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि कच्चे माल की लागत बढ़ जाए, दूसरा है कि लैंड का रेंट बढ़ जाए। जैसे कि मैंने कोई नहीं लिया था, मतलब कोई रेंट पे कोई रूम लिया था मैकबुक बनाने के लिए, तो उसका रेंट बढ़ा दे, तो मैं तो वो पैसे उसी पर लगाऊंगा ना, उसी पे जोड़ूंगा। कहता है ब्याज दर बढ़ जाए, जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन लेकर मैंने मैकबुक बनाया, ठीक है, अब लोन महंगा हो गया तो पैसे मैं किससे लूंगा, कस्टमर से ही तो लूंगा। कहता मजदूरी दर बढ़ जाए, अब जो लेबर मेरे कंपनी में काम कर रहा है तो उनको उनकी मजदूरी बढ़ गई, तो हम मैं वही पैसे तो आप ही लोग से वसूलूंगा। फिर कहता परिवहन लागत बढ़ गई, जैसे कि मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्च पहले 100 रुपए आता था, अब 200 रुपए आ रहा है, तो वो भी तो मैं आपसे वसूलूंगा। कहता इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ गए, तो इससे भी हो जाएगा। आधारभूत संरचना लागत बढ़ गया, इससे भी बढ़ जाएगा। तो आपने देखा कि मांग जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन आपने देख लिया कि कारणों के आधार पर हम मुद्रास्फीति को दो भागों में बांटते हैं, एक मांग जनित मुद्रास्फीति और एक लागत, एक आपूर्ति जनित मुद्रास्फीति या लागत जनित मुद्रास्फीति कह सकते हैं, क्योंकि लागत से ही आपूर्ति डिसाइड हो। ओके, तो आपने देखिए अन्य भी कारण है इसके, जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाए, कंपनी का खराब प्रबंधन, मैनेजमेंट ठीक तरीके से ना हो, गैर कानूनी वस्तु का भंडारण हो, जैसे वस्तु का भंडारण आप करते जा रहे हैं गैर कानूनी तरीके से, जैसे आलू, आपने सोच लिया कि अभी आलू का कीमत 10 रुपए है, ठीक है, मैं अभी नहीं बेचूंगा, अब मैं इसको स्टॉक कर लेता हूँ, अब स्टॉक कर लूंगा, जैसे स्टॉक करके मार्केट में कम कर दूंगा उस चीजों को, और बाद में क्या करूंगा ना, मैं मार्केट में एकाएक उस सामान को दूंगा और उसका दाम ज्यादा वसूलूंगा। तो यही बात है, कह रहा है कि गैर कानूनी तरीके से आपने वस्तु का भंडारण कर लिया। कह रहा कच्चे तेल की लागत बढ़ जाए, इससे भी आ सकती है मुद्रास्फीति, और यहाँ एपीएमसी एक्ट में कमी आ जाए, इस वजह से भी मुद्रास्फीति आ सकती है। तो ये कारण आपने देख लिया, कारणों के आधार पर आपने देखा कि दो तो मुख्य कारण है, मांग जनित मुद्रास्फीति और लागत जनित मुद्रास्फीति। इसके बाद अन्य कारण भी आपने यहाँ पे देख लिया। ओके, तो मुद्रास्फीति तो आप समझ गए कि मुद्रास्फीति होती क्या है। आप लोगों ने समझ लिया ना इसको कि मुद्रास्फीति क्या होती है। सिंपल सी बात है, महंगाई बढ़ गई, कहेंगे मुद्रास्फीति बढ़ गई। ओके, ठीक है। फिर कहता है इसकी कुछ शब्दावली है, जैसे रेंगती हुई मुद्रास्फीति, चलती हुई मुद्रास्फीति, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, कूदती हुई मुद्रास्फीति और अति उच्च मुद्रास्फीति। देखो, रेंगती हुई मुद्रास्फीति का यह जरूरी भी है और चलती हुई मुद्रास्फीति भी जरूरी है, क्योंकि फिलिप्स कर्व ने कहा ही, आपको मैंने ऊपर बताया कि मुद्रास्फीति बढ़ने से बेरोजगारी दर बढ़ती है। तो यह रेंगती और चलती तक तो बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन जैसे दौड़ने लग जाए, कूदने लग जाए, अति उच्च हो जाए, तो फिर इसका उल्टा प्रभाव पड़ जाता है। रेंगती हुई मुद्रास्फीति क्या है, देखिए, जब मुद्रास्फीति जो है ना 3 अंकों से कम हो, मतलब 3 अंक इन द सेंस कि जैसे कि मुद्रा इन्फ्लेशन टारगेटिंग हमने रखा है ना कि 4% प्लस माइनस 2%, यानी 4 से 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, तो हम कहेंगे कि 2 पे है अभी मुद्रास्फीति, तो हम कहेंगे ना भाई कि ये रेंगती हुई मुद्रास्फीति है। जैसे 3 से 6 के बीच में हो जाएगा तो हम कहेंगे चलती हुई है। जब 6 के बाद 10 से 20 तक हो जाएगा तो हम कहेंगे भाई ये तो दौड़ती हुई है। 20 से 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, तो हम कहेंगे चल ये कूदती हुई मुद्रास्फीति। और अति उच्च मुद्रास्फीति का मतलब है कि 3 अंकों में यह हो जाती है, 3 अंक इन द सेंस की 100%, 200%, 300% मुद्रास्फीति बढ़ गई, तो हम कहेंगे ना कि भाई ये अति उच्च मुद्रास्फीति है, यहाँ पे पैसे की वैल्यू एकदम लुल हो जाती है, जीरो हो जाती है, कचरे के समान है, जला के आग तक। क्यों, आपने अभी हाल फिलहाल में एक कंट्री का नाम सुना होगा जिसमें क्या प्रॉब्लम थी कि एक पैकेट ब्रेड खरीदने के लिए भी वहां पे 1 लाख रुपए देना है। तो पैसे की वैल्यू देख रहे हो कितना लुल हो गई, है ना। जब मार्केट में पैसे जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है ना भाई,
तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आपको एक बात याद रखना है। ओके, तो यही बात है कि महंगाई इतनी बढ़ गई, यानी पैसा लोगों के पास इतना आ गया कि उस पैसे की वैल्यू ही नहीं रहेगी। अब आपको पता चलेगा कि एक टाइम का खाना होटल में लेने जा रहे हैं, तो आपको एक पूरा पैसा ले जाकर देना है। तो क्या मतलब इसका मतलब ये है कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं रह गई। जैसे कि मान लो सरकार क्या करे, यानी गरीबी मिटाने के लिए पैसे छाप दे। आरबीआई से कहे कि भाई पैसे छापो। अब आरबीआई कह रही है कि भाई मेरे पास तो मशीन है, मैं छापता जाऊँ। तो मिनिमम रिजर्व का अगर वो ध्यान नहीं रखती और पैसे छापती जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है ना भाई कि वो पैसे की वैल्यू रह ही नहीं जाएगी, है ना। इसलिए मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। ठीक है, तो आपने देख लिया रेंगती हुई, चलती हुई, दौड़ती, कूदती और अति उच्च मुद्रास्फीति आपने देख लिया। कुछ और देखेंगे जैसे स्टैगफ्लेशन, ये सब शब्दावली चल रहा है। स्टैगफ्लेशन देखिए, जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ इकोनॉमी में आ जाता है, तो हम कहेंगे भाई स्टैगफ्लेशन की स्थिति। स्टैगफ्लेशन की किसी भी इकोनॉमी के लिए वो कैंसर के समान है। रीजन क्या है, देखिए, जब बेरोजगारी बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, सरकार क्या करती है, सरकार करती है कि जो भी सार्वजनिक व्यय है उस पर खर्च बढ़ा देती है ना भाई। सार्वजनिक व्यय पर खर्च बढ़ा दी सरकार। सरकार ब्याज दर कम कर दी, सरकार टैक्स कम कर दी कि लोगों के पास पैसे बढ़े और लोग की बेरोजगारी दूर हो, है ना। तो सरकार ऐसा करती है, लेकिन साथ साथ इन्फ्लेशन भी है। अब मान लीजिए कि आप बेरोजगारी दूर करने के लिए मार्केट में पैसा बढ़ा देंगे, तो इससे बेरोजगारी तो दूर हो जाएगी, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन आपके साथ इन्फ्लेशन भी तो है। इन्फ्लेशन तो और अब अगर चलती हुई है तो वो अति उच्च मुद्रास्फीति हो जाएगी, अति उच्च इन्फ्लेशन हो जाएगी, हाई इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो यह एक ऐसी स्थिति है ना कि जहाँ पे इन्फ्लेशन भी होता है और मंदी भी होती है। ठीक है, अब इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि डिमांड अधिक है, सप्लाई कम है। ये चीज हो सकता है, या पैसे अधिक हैं, चीजें कम है, यही हो सकता है। मंदी का मतलब क्या होता है कि सप्लाई अधिक है, डिमांड का, मार्केट में चीजें बहुत ज्यादा नहीं, खरीदने वाले हैं ही, तो कहेगा मंदी की स्थिति है। तो यह एक ऐसी स्थिति है जहां पे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों साथ साथ चलती है। जैसे कि भुखमरी आ गई, मुद्रास्फीति बहुत हाई है, बेरोजगारी भी है, भुखमरी भी है, सब है इस स्थिति में। तो यह अर्थव्यवस्था को गतिहीन बना देती है। मैंने आपको ये बोला कि स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जो इकोनॉमी में कैंसर के समान है, क्योंकि इन्फ्लेशन मंदी दोनों है इस स्टैगफ्लेशन में। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करेंगे तो मंदी बढ़ जाएगी, मंदी को कंट्रोल करेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, ऐसी स्थिति। फिर कहते हैं बोटल नेक। देखो, बोटल नेक ये संरचनात्मक इन्फ्लेशन क्या होता है। बोटल नेक ये संरचनात्मक इन्फ्लेशन का मतलब है कि अर्थव्यवस्था की खराब संरचना के कारण क्या होता है कि उसकी स्ट्रक्चर खराब होने के कारण क्या होता है, आपूर्ति बाधित हो जाती है। इससे क्या होता है, कीमतें बढ़ जाती हैं। जैसे मान लो कि रोड और ट्रांसपोर्टेशन का कोई अच्छा सुविधा ही नहीं है। अब सब कुछ हम लोग ठीक ठाक बना रहे हैं, रोड टूटी हुई है, रोड मतलब मान लो रोड पे गड्ढे हो जाए, पुल पुलिया ही टूट जाए, सब कुछ हो जाए, आपूर्ति बाधित हो गई ना भाई। तो अर्थव्यवस्था की इस खराब संरचना की वजह से या रूल रेगुलेशन के खराब होने की वजह से क्या होता है कि जब चीजें लोगों तक या तो पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये संरचनात्मक प्रॉब्लम है, संरचनात्मक इन्फ्लेशन है, संरचना में कमी की वजह से इन्फ्लेशन आई है। ठीक है, तो यही है। तो इसमें क्या होता है, कीमत बढ़ जाती है, जो मार्केट में जो चीज बची हुई है उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, संरचना की लागत बढ़ जाती है, आपूर्ति कम हो जाती है, ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। ठीक है, फिर देखेंगे डिफ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन आपने देखा, डिफ्लेशन उसका उल्टा है, सीधे उल्टा है। जैसे यहाँ पे क्या होती है, जैसे इन्फ्लेशन में देखे थे वस्तु और सेवा की कीमत बढ़ जा रही थी, डिफ्लेशन में घट जाएगी, बस और कुछ नहीं है। वहां पर डिमांड अधिक था, सप्लाई कम था, यहाँ पर सप्लाई अधिक है, डिमांड कम है, यही है डिफ्लेशन। फिर देखेंगे ट्रेड साइकिल क्या है। देखो, व्यापारिक जो उतार चढ़ाव है ना उसको कहेंगे ट्रेड साइकिल। जैसे कि मान, जैसे कि एक यहाँ पे ये देख रहे हो, जैसे यहाँ से किसी चीज की प्राइस, यहाँ से किसी चीज की प्राइस स्टार्ट हुई और यहाँ जाते जाते बहुत हाई हो गई, फिर कम हो गई, मंदी आ गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई, फिर कम हो गई। तो ये कहेंगे भाई ये ट्रेड साइकिल बनता जा रहा है, ये ट्रेड साइकिल बनता जा रहा है। ओके, ये ट्रेड साइकिल यानी व्यापारिक उतार चढ़ाव को ही ट्रेड साइकिल कहते हैं या व्यापारिक चक्र कहते हैं। ओके, फिर है डबल डिप। देखो, डबल डिप क्या होता है, जब मंदी को दूर करने के लिए सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। जैसे मंदी को दूर करने के लिए हमने मार्केट में पैसे लगाए, मतलब सार्वजनिक व्यय पे खर्च किया हमने,
जिसके पास पैसा आ रहा है वो क्या कर रहा है कि वो पैसा अपने पास ही रख ले रहा है। तो क्या हो गया कि हमने मंदी को दूर करने के लिए जितने भी प्रयास किए वो सब विफल हो गई और पुनः मंदी आ गई। तो इसको हम कहेंगे डबल डिप है। ठीक, डबल डिप की सिचुएशन। ठीक, फिर देखेंगे इन्फ्लेशन ट्रैप। देखो, इन्फ्लेशन ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है कि जब हम क्या करते हैं, जैसे हम इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, मजदूरी दर बढ़ा देते हैं, वेजेस सैलरी वगैरह बढ़ा देते हैं लोगों की। क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू कम हो गई है। तो लोग फिर से हम मुद्रा बढ़ाते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह में ना हर साल 10% 15% सैलरी सबकी इंक्रीज करती है। ये सरकार भी क्या करती है, अपने जो भी उसके कर्मचारी है उसका सैलरी बढ़ाते रहती है। आज 30,000 से आप स्टार्ट किए, कल मतलब अगले साल वो 32,000 हो गया, फिर उसके अगले साल 34,000 हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसलिए यानी सरकार पैसे बढ़ा रही है कि पहले आपका काम 30,000 में चल रहा था, अब 32,000 चाहिए वही काम चलाने के। ठीक है, यानी पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो इसको कहेंगे भाई इन्फ्लेशन ट्रैप। इन्फ्लेशन ट्रैप इन द सेंस कि जब सैलरी बढ़ाने से मुद्रास्फीति बढ़ जाए, या मुद्रास्फीति बढ़ाने से क्या हो जाए, मजदूरी दर भी बढ़ाना पड़ जाए। जैसे मान लो मजदूरी दर हमने बढ़ा दिया, लोगों के पास ज्यादा पैसे आ गए तो उससे इन्फ्लेशन आ गया, यानी डिमांड बढ़ गया। पैसा ज्यादा आ गया, डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो चीजें चीजों की कीमत बढ़ गई। क्यों? क्योंकि आपूर्ति तो ऐसा है नहीं कि सरकार सैलरी बढ़ा रही है तो आपूर्ति भी दोगुना बढ़ गया, ऐसा कुछ है नहीं। मार्केट में आपूर्ति उतनी ही है। तो क्या होगा, डिमांड बढ़ने से, यानी मजदूरी दर अगर हमने बढ़ा दिया तो उससे डिमांड बढ़ गया और उससे इन्फ्लेशन आ गया, या इन्फ्लेशन ज्यादा होने से हमें सैलरी बढ़ाना पड़ जाए, तो इसको कहेंगे भाई ये क्या है, इन्फ्लेशन ट्रैप है। ठीक है, जब मजदूरी दर बढ़ाने से इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़े, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ जाए, या इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होगा, मजदूरी दर बढ़ाना पड़ जाए, तो हम कहेंगे भाई ये इन्फ्लेशन ट्रैप हो रहा है। ठीक है, फिर लिक्विडिटी ट्रैप क्या है? देख, लिक्विडिटी ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन है जब यानी सरकार और बैंक की जो है ना मॉनेटरी पॉलिसी सही से वर्क नहीं कर रही होती। जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, जैसे मान लो कि सरकार ने क्या किया, मॉनेटरी सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी लाई। सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी इन द सेंस कि ब्याज दर कम कर दिया। सस्ती हो गई ना मॉनेटरी पॉलिसी, जब ब्याज दर कम कर दिया, लोगों के पास पैसा पहुंचाना है ज्यादा। लोग क्या कर रहे हैं, ब्याज दर सस्ती हुई, लोग पैसा लेके अपने घर में जमा कर दिए, रख लिए घर में। ठीक है, जब हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी आई उसका भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी जब वर्क नहीं कर रहा हो, ठीक है, तो हम कहेंगे भाई लिक्विडिटी ट्रैप। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, कह रहा है कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि इजी मॉनेटरी पॉलिसी यानी से आर्थिक ग्रोथ नहीं बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ती है। सरकार क्यों करती है इजी मॉनेटरी पॉलिसी, क्यों रखती है? ताकि लोग बैंक से ज्यादा पैसा ले। सस्ती मॉनेटरी पॉलिसी जिसको कहते हैं, जैसे लोग ज्यादा बैंक से पैसा लेंगे तो ज्यादा निवेश करेंगे। लोग क्या करते हैं, निवेश के बदले अपने घर में रखते हैं। फिर हाँ, बैंक में नहीं रखेंगे, पैसे अपने पास रख लेते हैं। निवेश बस छोड़ो, बाहर की बात है, छोड़ो, नहीं रखेंगे। लोग निवेश के बजाय रिजर्व पर ज्यादा ध्यान देते हैं, इंटरेस्ट रेट शून्य हो जाता है यहाँ पे। तो कहेंगे भाई ये लिक्विडिटी ट्रैप है। लिक्विडिटी जो मार्केट में तरलता बढ़ाना या घटाना चाहते हैं वो हो नहीं रहा है, तो कहेंगे ये ट्रैपिंग। इन्फ्लेशन में जब कम ज्यादा नहीं हो पा रहा तो हम कहेंगे इन्फ्लेशन का ट्रैप है। डबल टिप आपने समझ लिया कि मंदी को दूर करने के सारे प्रयास विफल हो जाए, हमारा दोबारा मंदी आ जाए, तो कहेंगे हम डबल टिप है। ट्रेड साइकिल आपने समझ लिया कि व्यापारिक उतार चढ़ाव होता जा रहा है, तो कहेंगे ट्रेड साइकिल है या व्यापार चक्र है। और डिफ्लेशन आपने देख लिया कि जब सप्लाई अधिक हो, डिमांड कम हो जाए, यानी वस्तुओं और सेवाओं की कीमत कम हो जाए, गिर जाए। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो सेवा वस्तु और सेवाओं की कीमत क्या होगी, ऑटोमेटिक गिर जाएगी, तो कहेगा डिफ्लेशन है। बोतलनेक इन्फ्लेशन मैंने आपको बता दिया कि अर्थव्यवस्था की खराब संरचना के कारण अगर आपूर्ति बाधित हो जाती है, तो इसकी वजह से अगर हो जाता है, जैसे कि आपको मैंने फूल पुलिया का एग्जाम्पल दिया, जैसे रोटी खराब है, रोटी टूट गया, तो कहेंगे बोटलनेक इन्फ्लेशन। इसकी वजह से अगर आ जाए इन्फ्लेशन तो बोटलनेक इन्फ्लेशन। शब्दावली में आपको मैंने स्टैगफ्लेशन बताया। स्टैगफ्लेशन आपने देखा कि आप याद रखेंगे इकोनॉमी का कैंसर है स्टैगफ्लेशन। यहाँ पे मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को बड़ी सब एक साथ ही है। बेरोजगारी को दूर करने के लिए पैसा बढ़ाएंगे तो मुद्रास्फीति और ज्यादा बढ़ जाएगा। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए करेंगे तो मंदी पहले से है ही, बेरोजगारी और भुखमरी पहले से ही, वो और बढ़ जाएगी। तो यह एक ऐसी जटिल सिचुएशन है। ठीक है, आपने इतना देख लिया। अब थोड़ा सा इफेक्ट देखेंगे, यानी प्रभाव देखेंगे कि किसको लाभ होता है, किसको हानि होता है। देखो, लाभ जो इस ओके का साइन है ना, पॉजिटिव साइन है, जो क्रॉस का साइन है ना, ये निगेटिव साइन। निगेटिव साइन इन द सेंस कि निगेटिव से हानि भी कहाएगा, निगेटिव से कम भी कहाएगा। ओके के साइन से, यानी जो ओके का साइन है, इससे लाभ भी आप समझ सकते हैं और इससे बढ़ना भी समझ सकते हैं।
ठीक है, जैसे मैं आपको समझा देता हूँ। कहता है कि इन्फ्लेशन से उपभोक्ता की क्रय शक्ति क्या होगी? उपभोक्ता की क्रय शक्ति कितनी हो जाएगी? जैसे कि इन्फ्लेशन एक लिमिट में है, लिमिट में लोगों के पैसा एक पास पैसा जो है लिमिट, क्रय शक्ति तो बढ़ जाएगी ना भाई। मतलब परचेजिंग उपभोक्ता को फायदा होगा, क्रय शक्ति। एक मिनट रुक जाओ, ये जो देख रहे हो आप क्रय शक्ति, इसको क्या है ना, इसको ब्लैंक कर दो। ब्लैंक क्यों कर दो? उपभोक्ता को फायदा होगा। क्रय शक्ति क्या है? एक लिमिट तक बढ़ेगी, उसके बाद क्रय शक्ति कम हो जाएगी। कम क्यों हो जाएगी क्रय शक्ति? क्योंकि भाई पैसे की वैल्यू इतनी रही नहीं। ठीक है, लेकिन दौड़ जैसे रेंगती हुई चलती हुई अर्थव्यवस्था है, दौड़ती हुई अर्थव्यवस्था है, अब दौड़ती हुई इन्फ्लेशन है, यहाँ तक भी क्रय शक्ति, जैसे कि रेंगती हुई तक तो उपभोक्ता का क्रय शक्ति बढ़ेगा, चलती हुई तक भी बढ़ेगा, दौड़ती तक भी एक स्तर तक मान सकते हैं कि ये तो बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद कूदती या अति उच्च मुद्रास्फीति हो जाए तो क्रय शक्ति कम हो जाएगी। लेकिन आप इतना याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछता है कि इन्फ्लेशन से उपभोक्ता को लाभ होता है या हानि, तो भाई उपभोक्ता को लाभ होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा इसका मतलब यही चीज है कि मार्केट में पैसे बढ़ रहा है, मार्केट में पैसा बढ़ रहा है तो उपभोक्ता ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे। ओके, तो उपभोक्ता को फायदा होता है। उत्पादक को फायदा होता है नहीं, उत्पादक को भी भाई फायदा होता है। ठीक है, रोजगार को फायदा होता है, देखिए रोजगार भी बढ़ जाता है, आपको मैंने बताया। निश्चित आय वाले को फायदा होता है नुकसान? तो भाई निश्चित आय वाले को नुकसान होता है, क्योंकि आपको मंथली सैलरी आपकी फिक्स कर दी गई है कि 20,000 रुपया ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ गई, चीजें महंगी हो गई, अब आपको उसके एवज में तो उतना पैसा बढ़ के मिल नहीं रहा है, तो आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि आपकी सैलरी पता नहीं 2 साल बाद बढ़े, लेकिन अगर मुद्रास्फीति अभी है, महंगाई अभी है, तो उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा। डेली बेसिस वाले को फायदा होता है। फायदा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो ये लोग अपना सैलरी भी डेली अपने हिसाब से डिमांड करेंगे। सरकारी नौकरी में कर नहीं सकते, है ना, फिक्स सैलरी में कर नहीं सकते आप। देनदार जो है यानी ऋणी जो है, ऋण लेने वाले, उनको फायदा होता है, घाटा तो उनको फायदा होता है। मुद्रास्फीति की सिचुएशन है अभी, तो आपको मैंने बताया ना कि मुद्रास्फीति ज्यादा बढ़ जाएगी तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। अब मैंने आपसे 1 लाख रुपया लिया था कर्ज, ठीक है, और अभी इन्फ्लेशन है, मैं सोचूंगा कि अभी क्यों ना लौटा दूं, क्योंकि अभी 1 लाख रुपए का जो 1 लाख रुपया है ना, उसकी वैल्यू पहले के 10,000 रुपए के बराबर है। मैंने सोचा कि मैं अभी ही लौटा देता हूँ, तो ऋणी को फायदा हो गया ना, लेकिन ऋण देने वाले को घाटा हो जाएगा। क्यों घाटा होगा? क्योंकि भाई सोचेगा कि साला पहले 10,000 रुपए का वैल्यू कितना ज्यादा था, ठीक है, और अभी कितना कम हो गया है, तो मुझे तो मिल रहा है उतना ही पैसा, तो इसलिए उसको घाटा होता है। तो ऋणी को, ऋण लेने वाले को फायदा होगा भाई, ऋण देने वाले को घाटा होगा इन्फ्लेशन से। निश्चित आय वाले को घाटा होगा, ऋण देने वाले को घाटा होगा, दो लोगों का घाटा यहाँ देखिए। उसके बाद देखें किसान को फायदा होगा कि नुकसान होगा, तो देखो भाई किसान को फायदा होता है। किसान को फायदा होगा क्योंकि चीजें जो भी उत्पादन करेगी, किसान जो भी चीज उत्पादन करेगा तो उसका पैसा, ज्यादा पैसा मिलेगा उसको। निर्यात को नुकसान होता है, फायदा निर्यात क्या होगा ना, हमारा कम हो जाएगा। कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारी चीजें महंगी हो जाएगी, हमारी चीजें जब महंगी हो जाएगी तो विदेश वाले हमारी चीज क्यों खरीदेंगे? तो ये चीज, आयात को फायदा होगा घाटा होगा। देखो भाई आयात होना, यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ, इसको मान लो फायदा हुआ। आयात बढ़ जाती है इन्फ्लेशन बढ़ने से। आयात इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो यहाँ की जो चीजें हैं वो महंगी हो गई है, इस वजह से हम लोग आयात पर डिपेंड। व्यापारी वर्ग को फायदा होगा, फायदा होगा। बॉन्ड इशू जो कर रहा है उसको फायदा होगा, घाटा होगा भाई, उसको फायदा ही होगा। जो बचत करता है उसको फायदा होगा, नुकसान होगा भाई, उसको नुकसान होगा। और बॉन्ड होल्डर जो बॉन्ड को परचेज किया है उसको भी घाटा होगा। ठीक है, तो आप इन चीजों को देख लीजिए। तो इसमें देखिए घाटा किसको दिखा है? एक निश्चित आय वाले लोगों को घाटा दिखा है, एक ऋण देने वाले को घाटा दिखा है, एक निर्यात को घाटा दिखा है, निर्यात में कमी दिखी, एक बचतकर्ता को घाटा दिखा है, एक बॉन्ड होल्डर को घाटा दिखा। ओके, अब थोड़ा सा इसकी गणना देखेंगे। गणना देख, गणना में देखेंगे दो विधि है गणना की। एक तो है कीमत सूचकांक विधि, ओके, और एक है डिफलेटर। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा, देखो। कहता है कि चुनिंदा वस्तु और सेवाओं की गणना निश्चित भारांश पर करते हैं। कीमत सूचकांक विधि में क्या करते हैं कि चुनिंदा वस्तु और सेवाओं की गणना करते हैं, उसके एक निश्चित भारांश रख देते हैं, ठीक है, निश्चित मतलब एक फिक्स वेटेज रख देते हैं, आधार वर्ष का प्रयोग करते हैं। इस मतलब इस विधि का, जैसे कीमत सूचकांक विधि का प्रयोग करते समय हम तीन चीजों का मेनली ध्यान रखते हैं। एक तो आधार वर्ष का ध्यान रखते हैं, दूसरा बास्केट में वस्तु और सेवाओं का ध्यान रखते हैं, और तीसरा भारांश यानी वेटेज की थी उसका ध्यान रखते हैं।
सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कीमत सूचकांक विधि, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको नेशनल इनकम भी बताया था, फिर बता दूंगा। देखिए कीमत सूचकांक विधि क्या होता है, मैं बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे देखिए कीमत सूचकांक विधि क्या है। देखो कीमतों को कीमत सूचकांक में बदलने हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग P1/P0 × 100 कर देते हैं, यानी P1 को अगर हम करंट ईयर मान ले, P2 को या P0 को हम लोग बेस ईयर मान लेते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, तो हमारा निकल जाता है कीमत सूचकांक विधि। कीमत सूचकांक विधि के तहत हम तीन तरीके से मुद्रास्फीति की गणना करते हैं। एक है WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, और एक है भाई PPI यानी प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे होलसेलर के नजरिए से हम यानी प्राइस देखते हैं, यहाँ पे हम कंज्यूमर के नजरिए से प्राइस देखते हैं, और यहाँ पे हम प्रोड्यूसर के नजरिए से प्राइस देखते हैं। ठीक। सबसे पहली बात हम करेंगे WPI। देखो WPI की गणना कौन करता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स की गणना कौन करता है। देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर अपनी आर्थिक सलाह का जो कार्यालय है यानी द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यही गणना करता है WPI की। तो गणना कौन करता है भाई, यही करता है। देख रहे हो आर्थिक सलाह का कार्यालय, इसके अंदर DIPP यही गणना करता है WPI का। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स का। ये जो विधि है ना, ये इन्फ्लेशन निकालने की विधि है। ठीक है, इसको इसकी गणना कौन करता है, आपने देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आर्थिक सलाह का कार्यालय है, द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, यही WPI निकालता है, यह इंडेक्स यही जारी करता है। मानसिक आधार पर इसकी गणना की जाती है। ठीक है, इसमें केवल WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स में याद रखिएगा केवल वस्तु शामिल होता है, हम सेवाओं की काउंटिंग नहीं करते। इसमें सिर्फ वस्तु के ऊपर जो मुद्रास्फीति है, जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है, उसकी काउंटिंग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, वस्तुओं के, सेवा याद रखिएगा सेवा नहीं है इसमें। उस CPI में दिखेगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में CPI और WPI दोनों दिखे, मतलब वस्तु और सेवा दोनों दिखेगा। वस्तुओं के थोक मूल्य में औसत परिवर्तन देखते हैं कि वस्तु का होलसेल जो प्राइस है ना, उसमें कितना औसतन कितना परिवर्तित हुआ, यह हम चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप देखेंगे इसकी गणना तो आपने देख लिया, WPI की गणना हम मासिक आधार पर करते हैं, ये भी आपने देख लिया। अब देखिए WPI में तीन प्रकार की वस्तु शामिल की जाती है, यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स में तीन प्रकार की वस्तु हम शामिल करते हैं। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करके आपको दिखाऊं अभी। ओहो, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसको देखो, आपको ये देख रहे हो यहाँ पे आप, यहाँ पे देखो कि कहता है कि WPI में तीन प्रकार की वस्तु शामिल की जाती है। तो इन तीनों का याद रखेंगे, प्राथमिक, ईंधन एवं ऊर्जा, ईंधन और ऊर्जा को एक साथ रखते हैं, और फिर विनिर्मित वस्तु। ठीक है, अगर संख्या यहाँ पे है, संख्या यहाँ पे है वेटेज। ठीक है, ये जो है ना, ये 2004-05 के आधार पे है, और ये 2011-12 जो अभी आधार वर्ष 2011-12 का है, उसके आधार पे। तो अब देखोगे कि 2004-05 में जो टोटल वस्तुएं थी इसमें, क्योंकि वस्तु का काउंटिंग कर रहे हैं WPI में, होलसेल प्राइस इंडेक्स में, तो इसमें 676 वस्तु थी, जो 2011-12 में 697 हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में WPI में कितनी वस्तुओं को शामिल करके, यानी उसका प्राइस के आधार पर हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ा है घटा, तो 697 वस्तु है, जिसमें से सबसे ज्यादा विनिर्मित वस्तु है, उसके बाद प्राथमिक वस्तु है, और उसके बाद ईंधन एवं ऊर्जा। तो हम लोग देखेंगे कि देखो विनिर्मित वस्तु जो थी ना, वो 2004-05 में 555 थी, जो अभी 564 हो गई, यानी ये बढ़ गया है। ओके, ठीक है, लेकिन इसका भारांश कम हो गया है। भारांश देख रहे हो, पहले 64.97 था, अभी 64.23 है। तो इसका भारांश क्या है, कम हुआ, इसका वेटेज हमारा कम हुआ है। ईंधन एवं ऊर्जा 2004-05 में 19 थी, घट के 16 हो गई। अगर संख्या की बात करेंगे तो ईंधन और ऊर्जा की संख्या घटी है, तो ईंधन एवं ऊर्जा की संख्या घटी है। और भारांश की बात करेंगे तो ईंधन ऊर्जा और विनिर्मित दोनों की भारांश घटी है। प्राथमिक वस्तु में देखेंगे 2004-05 देख लो, यहाँ पे 2004-05 के आधार पर ये 2004-05 है, और ये 2011-12, ये है 2011-12। ठीक है, तो प्राथमिक वस्तुओं में देखेंगे, पहले 2004-05 में 102 था, जो 2011-12 में 117 हो गए। वैसे भारांश की बात करेंगे तो भारांश हम 100 अगर भारांश थे, तो 100 में से 20.12 प्राथमिक वस्तुओं को 2004-05 में भारांश मिला था, जो अभी भारांश इसका 22.62 है, जो 2.62% के आस, मतलब 2.50 भारांश इसका बढ़ गया।
तो एकमात्र प्राथमिक वस्तुओं का ही भारांश बढ़ा है। उसके बाद आप देखिए ना यहाँ पे ये भी कम हो गया है और इसकी भी भारांश कम हो गई, क्योंकि 2004-05 में 14.31 था जो 13.15 हो गया है। ये 64.97 था, 64.23 हो गया, इसलिए भारांश इसका कम हो गया। ठीक है, अब देखेंगे थोड़ा सा। तो आपको मैंने कुछ चीजें दिखाई, जैसे आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, आप देखो, आपको मैंने कुछ चीजें दिखाई हैं कि WPI गणना कौन करता है, आर्थिक सलाह का कार्यालय करता है, द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसमें केवल वस्तुएं शामिल की जाती हैं। ठीक है, वस्तुओं के थोक मूल्य में औसत परिवर्तन को देखते हैं। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा इसको डाउन कर देता हूं, छोटा करके हल्का सा, है ना। अब देखो नई श्रृंखला, ठीक है। तो वस्तु सामान्य होती है, और किस प्रकार की वस्तुएं, प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन एवं ऊर्जा और विनिर्मित वस्तु, तीनों प्रकार की सिर्फ वस्तु ही शामिल होती है WPI में, याद रखिएगा, ध्यान में बुद्धि में बैठा लीजिए। ठीक है, गणना मानसिक आधार पर की जाती है। देखो WPI की जो नई श्रृंखला थी ना, यह रमेश चंद्र समिति की सिफारिश पे आई थी। आपको मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाऊं, देखो WPI की जो नई श्रृंखला थी, नई श्रृंखला, ये देखो नई श्रृंखला WPI की जो जारी की गई थी, रमेश चंद्र समिति की सिफारिश पे की गई थी। इन्होंने ही सिफारिश किया था कि आधार वर्ष को 2004-05 से बदल के 2011-12 कीजिए। वस्तु का भारांश जो है ना 2.5% बढ़ गया है, जो आप यहाँ पे देखे ही थे आप, 2.5% बढ़ गया। संख्या देखिए 676 हो गई, इसी समिति की सिफारिश पे। इन्होंने ही कहा था, पहले WPI में क्या होता था, अप्रत्यक्ष कर शामिल होता था, अब अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होगा। रीजन क्या है कि हम WPI से यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी PPI की तरफ अगर हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, उसमें अप्रत्यक्ष कर वगैरह को हम ऐड नहीं करेंगे इस प्राइस में। ठीक है, तो टैक्सेस इसमें ऐड नहीं होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी समिति की सिफारिश पर क्या किया गया कि WPI से खाद्य मुद्रास्फीति गणना प्रत्येक कर दी गई, यानी WPI फूड इन्फ्लेशन को हमने अलग कर दिया। WPI का प्रयोग जो है ना व्यापारिक समझौते में इन्फ्लेशन को आधार बनाने के लिए किया जाता है, जिसको ही इंडेक्सेशन कहते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इंडेक्सेशन क्या है भाई, तो देखो इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है कि जब जब भी हम कोई व्यापार वगैरह स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें जब भी कभी भी अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई व्यापार वगैरह स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम लोग इन्फ्लेशन को पहले ही ऐड करके देख लेंगे, उसी को तो कहते हैं इंडेक्सेशन। ठीक है, तो WPI का प्रयोग क्यों होता है, व्यापारिक समझौता इन्फ्लेशन को आधार बनाने के लिए करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इंडेक्सेशन कहते हैं। तो आपने WPI तो समझ लिया कि गणना कौन करता है, आपने देख लिया, इसमें केवल वस्तु शामिल होती है, ये भी देख लिया। इसमें 3 प्रकार की वस्तुएं शामिल की जाती है, ये भी आपने देख लिया, इनकी संख्या कितनी है, इनका भारांश कितना है, ये भी आपने देख लिया। नई श्रृंखला WPI की रमेश चंद्र समिति की सिफारिश पे लाई गई थी। इसमें आधार बस चेंज किया गया था, वस्तु का भारांश बढ़ा, संख्या बढ़ गई, अप्रत्यक्ष कर को शामिल करने से हटा दिया गया, यानी शामिल नहीं किया गया इसमें। खाद्य मुद्रास्फीति की गणना को पृथक कर दिया हमने, एक अलग WPI यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, फूड इंडेक्स मतलब इन्फ्लेशन हमने अलग से निकाला, इस चीज हमने किया। अब देखेंगे CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखिए, यहाँ है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देख रहे हो वहाँ पे CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यहाँ पे CSO लिखा हुआ है ना भाई, इसको काट दो, ये CSO नहीं होगा, इसको काट दो, ये होगा NSO, एन एन एस और ओ भाई इस पे लिखना पड़ेगा NSO। तो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की गणना कौन करता है भाई, ये करता है NSO करता है। इसकी भी गणना मासिक आधार पर की जाती है, और पहले ये साप्ताहिक आधार पर होती थी CPI की गणना, अब मानसिक आधार पर होती है। किस समिति की सिफारिश पे, तो भाई अभिजीत संत कमेटी जो है, अभिजीत संत कमेटी, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो अभिजीत संत कमेटी, इसी समिति की सिफारिश पे पहले जो CPI मानसिक साप्ताहिक होता था, अब उसको मानसिक आधार पर गणना करेंगे। WPI भी मानसिक, CPI भी मानसिक। ठीक है, CPI में देखोगे भाई वस्तु और सेवा दोनों शामिल होता है, थोड़ा सा इसको बड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं। अब क्या है, वस्तु एवं सेवा दोनों शामिल किया जाता है। WPI में वस्तु सिर्फ शामिल होती थी, यहाँ पे वस्तु सेवा दोनों शामिल होगी। दोनों का निर्धारण क्या होगा, पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पे होगा, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, तो उसके पारिवारिक परिवार में जो उपभोग व्यय है उसके आधार पे हम इसकी गणना करेंगे। ठीक है,
सीपीआई की पुरानी श्रृंखला कौन कौन सी थी? तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग निकालते थे, रूरल लेबर के लिए अलग निकालते थे, एग्रीकल्चर लेबर के लिए अलग निकालते थे। सीपीआई यूएनएमई थी, उसको भी हमने समाप्त कर दिया। अब इनका जैसे कि सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, रूरल वर्कर और एग्रीकल्चर वर्कर, इसकी गणना श्रम ब्यूरो द्वारा की जाती थी, लेबर ब्यूरो द्वारा की जाती थी। नई श्रृंखला जो इसकी है, तो पुरानी श्रृंखला को आप भूल जाइए, नई श्रृंखला याद रखिए। नई श्रृंखला के आधार पे बीएससीएल को हम 2010 से बदल कर 2012 कर दिए हैं भाई। वस्तु एवं सेवा को 6 ग्रुप में हमने वर्गीकृत किया है, ठीक है। और इस हमने ऐसा माना है कि यही 6 ग्रुप की वस्तुएं जो है ना, फैमिली में यानी परिवार में उपभोग व्यय को आधार बनाने के लिए सफिशियंट है। हमने ये किया, तो ये 6 कौन कौन सी है, तो आप यहाँ पे देख लो। ये क्या है? खाद्य एवं पेय पदार्थ है, पान तंबाकू एवं नशीली वस्तु, कपड़े एवं जूते, आवास, ईंधन एवं प्रकाश और विविध सेवाएं हमने कर दी, तो 6 है। तो आपको याद रखना है कि सीपीआई की गणना एनएसओ करती है, और पहले ये साप्ताहिक होती थी। मानसिक किस कमेटी के आधार पर की गई? तो अभिजीत संत कमेटी की सिफारिश में मानसिक आधार पर कर दिया गया इसको। इसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल होता है। इसका निर्धारण पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है, ठीक है। पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। इसकी नई श्रृंखला देखेंगे, तो नई श्रृंखला जो है 2012 है। इसका वस्तु में सेवा 6 ग्रुप में वर्गीकृत हैं। इसी 6 ग्रुप को देख के हम लोग क्या करते हैं? सीपीआई निकालते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कहता है उपभोक्ता क्रय शक्ति में, अब थोड़ा सा इसको इधर मैं कर दूं। कहता है उपभोक्ता क्रय शक्ति में परिवर्तन दर्शाता है, उपभोक्ता क्रय शक्ति में परिवर्तन दर्शाता है। अर्थव्यवस्था का सूक्ष्म आकलन होता है, क्योंकि रिटेल कीमत का प्रयोग किया जाता है, कंज्यूमर के नजरिए से देखा जाता है, होलसेल के नजरिए से नहीं, क्योंकि होलसेल रेट आपको भी पता है कुछ और होता है और रिटेल प्राइस कुछ और होता है। तो यहाँ पर रिटेल प्राइस का यूज किया जाता है, इसलिए डब्ल्यूपीआई से ज्यादा बेहतर माना जाता है ये। फिर कहता है कि देखो यहाँ पे कहता है सीपीआई इन्फ्लेशन ज्यादा अच्छा है, गुड्स और सर्विस दोनों शामिल होती है, थोक की जगह खुदरा मूल्य का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज आपने देखी। तो सीपीआई के बारे में भी आपने देख लिया कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, ये सब जो है ना इन्फ्लेशन निकालने के तरीके हैं। ओके, अब है पॉइंट टू पॉइंट मेथड। देखो, पॉइंट टू पॉइंट मेथड का यूज इंडिया में इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए करते हैं। जैसे मान लो कि हम इसका कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मान ले, हम देखते हैं अभी आज कौन सा दिन है। आज मान लो 26 अगस्त है। मान लेते हैं कि आज है 26 अगस्त। 26 अगस्त 2024 को चीनी का प्राइस है 40। वही 26 अगस्त 2023 को चीनी का प्राइस था 36 रुपए, ठीक है। तो 4 रुपया बढ़ गया है। तो पॉइंट टू पॉइंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि क्या करते हैं, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं। देख, जैसे कि अब मान लो जैसे 26 अगस्त 2023 को यह 36 रुपया था, और यह क्या था, 26 अगस्त 2024 को यह 40 रुपया हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि जितना पैसा बढ़ा है, इन्फ्लेशन पॉइंट टू पॉइंट मेथड से इन्फ्लेशन निकालने के लिए हम देखते हैं कि कितना पैसा बढ़ा है, ठीक है। उतना बटा टोटल पैसा, यानी 4 रुपया बटा 40 रुपया, ठीक है। मतलब, ठीक है, 40 मतलब 4 रुपये बटा 36 रुपये इंटू 100 कर देंगे, तो इससे हमारा पॉइंट टू पॉइंट मेथड से हमारा इन्फ्लेशन निकल जाएगा। तो आप इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, फिर आता है पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। देखो, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, इसकी भी गणना कौन करता है? तो यही जो डब्ल्यूपीआई का कर रहा था ना, देख रहे हो यहाँ पे, द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में आता है, वो आर्थिक सलाह का कार्यालय, वही वही गणना करता है पीपीआई का भी। तो डब्ल्यूपीआई और पीपीआई का गणना एक ही आदमी करता है, मतलब एक ही संस्था करती है, ठीक है। सीपीआई की गणना एनएसओ करती है, ठीक है। आपको बहुत जगह पे देखने को मिलेगा कि सीपीआई की गणना सीपी वो क्या कहते हैं सीएसओ करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप पीआईबी के वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हो। ओके, तो प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है? देखो, सरकार चाहती है कि किसी प्राइस का वैल्यू हमने जब होलसेल पे निकाल लिया, तो होलसेल में हमने क्या किया, हमने परिवहन लागत ये सब कुछ शामिल किया है ना। सीपीआई में हमने देखा कि उसमें अप्रत्यक्ष कर वगैरह भी हमने शामिल कर दिया, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह भी शामिल कर दिया, क्योंकि व्यक्ति तक यानी परिवार तक कोई चीज पहुंचेगी तो उससे पहले यानी इन्फ्लेशन तो लगेगा ना, सॉरी, ये उस पे क्या इनडायरेक्ट टैक्सेस वगैरह तो जुड़ेंगे ना। इसीलिए
पॉइंट टू पॉइंट मेथड, सॉरी ये क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स जो है ये ज्यादा बेहतर माना जाता है। रीजन कहता है कि वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादक कीमत में, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादक कीमत में औसत परिवर्तन को व्यक्त करता है ये। तो वस्तु और सेवा दोनों का काउंट होता है यहाँ पे। डब्ल्यूपीआई में ओनली वस्तु था, याद रखिएगा। सीपीआई में वस्तु सेवा दोनों दोनों था, इसमें भी है। इसमें हम शामिल क्या करते हैं क्या नहीं करते, देखो मूल कीमत का प्रयोग करते हैं। एक तो मूल ओरिजिनल प्राइस यानी फैक्टर प्राइस का प्रयोग करते हैं, इसमें टैक्स शामिल नहीं होता है। देखो क्रॉस लगा हुआ है इसलिए टैक्स शामिल नहीं होता है। परिवहन लागत में हम इसमें शामिल नहीं करते, यानी फैक्टर कॉस्ट की ओनली बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखो डब्ल्यूपीआई में हम टैक्स तो शामिल करते थे, मतलब नहीं करते थे अप्रत्यक्ष कर में। आपने देखा था रमेश चंद्र कमेटी ने उसको हटा दिया था पहले ही। लेकिन डब्ल्यूपीआई में परिवहन तो हम लोग शामिल करते हैं। परिवहन का जो चार्ज है वो डब्ल्यूपीआई में हम लोग शामिल करते हैं। होलसेल में तो भाई मार्केट जब मान लो फैक्ट्री से आ गया मतलब होलसेलर के पास, तो परिवहन लागत तो उसमें लगी होगी ना, इसलिए हम उसको शामिल करते हैं। ठीक है, फिर कहता है, आप देखो फिर कहता है यहाँ पे, कहता है कि कच्चा माल फैक्ट्री में जो जिस समय प्रवेश किया ना, तो इस समय कीमतों में परिवर्तन की गणना जो है ना हम इनपुट पीपीआई के तौर पे करते हैं। इनपुट पीपीआई के तौर पे करते हैं, और वही फैक्ट्री से बाहर निकलेगा तो उसको हम आउटपुट पीपीआई के तौर पे गणना करते हैं। तो पीपीआई दो प्रकार की होती है, इनपुट पीपीआई और आउटपुट पीपीआई। जब फैक्ट्री में कच्चा माल इंटर कर रहा है तो जिस जो उस समय उसका प्राइस है उसको कहेंगे इनपुट पीपीआई के दौरान निकाल रहे हैं, और जो बाहर निकलेगा बन के फैक्ट्री से तो उसको कहेंगे आउटपुट पीपीआई। ठीक है, इसके लिए बीएन गोलदार समिति बनी थी। तो आपने रमेश चंद्र कमेटी कब देखी थी, डब्ल्यूपीआई में। अभिजीत संत कमेटी कब देखी थी, सीपीआई में। और बीएन दार, जो बीएन गोलदार कमेटी है, इसके लिए पीपीआई के लिए बनी थी। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा इधर करके दिखाता हूँ आपको। वो- ठीक है, आपको यहाँ पे दिखा है बीएन गोलदार कमेटी, देख रहे हैं ना। बीएन गोलदार कमेटी, देखो बीएन गोलदार कमेटी ने बी बेस ईयर क्या किया, 2011-12 कर दिया इसका। ठीक है, गन्ना कहा कि भाई मासिक आधार पर हो गई। डब्ल्यू पी आई से हम पीपीआई की ओर अग्रसर होंगे। डब्ल्यू पी आई जो है निकल रहा है उसके से हम पीपीआई की तरफ अग्रसर होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या कहा, उसके बाद इसने कहा कि 2011-12 में इसने कहा कि टैक्स शामिल नहीं होगा, परिवहन लागत शामिल नहीं होगा, वस्तु एवं सेवा दोनों रखी जाएगी, दोहराव की समस्या न्यूनतम होगी, ऐसा कुछ कहा था बी गोलदार समिति। ठीक है, तो आपने देख लिया इसको। अब देखेंगे बेस इफेक्ट। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप देखो। देखो बेसिक क्या, जो कई बार क्या होता है, कई बार इन्फ्लेशन रेट जितना होता है उससे अधिक दिखाई देता है। मान इन्फ्लेशन आज है 5% और हमें दिखाई दे रहा है 10%। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल जो उसमें डिस्टेंस देखी गई है, सांख्यिकी प्रभाव जो होता है, इसकी वजह से क्या होता है, तो ये कह रहा है कि वस्तु स्थिति के विपरीत अत्यधिक ऊंची या कम दिखाई देना यह बेस इफेक्ट को पैदा करता है। जैसे देख, बेस इफेक्ट क्या है, कई बार इन्फ्लेशन रेट क्या होता है कि वस्तु स्थिति के विपरीत या अत्यधिक ऊंची या कम दिखाई देती है, इसके कारण एक सांख्यिकी प्रभाव उत्पन्न होता है, इसे बेस इफेक्ट कहते हैं। बेस इफेक्ट कैसे इसमें दिखता है, देखो बेस इफेक्ट वही वस्तु करती है जिनकी कीमतें हमेशा बदलती रहती हैं। जैसे खाद्य वस्तु, जैसे खाद्य वस्तु हो गई, ईंधन और ऊर्जा हो गया, इस सब का प्राइस ना हमेशा घटते बढ़ते रहता है, हमेशा घटते बढ़ते रहेगा। इस वजह से ये क्या करती है, जितना इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा हमें पता चलता है। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएट करने वाली वस्तुएं इसमें शामिल है। तो जैसे बेस इफेक्ट में उन उन वस्तुओं द्वारा उत्पन्न जिनकी कीमतें फ्लक्चुएट होती है, मुख्यतः खाद्य वस्तुएं और ईंधन और ऊर्जा, यही लोग बेस इफेक्ट जनरेट करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि बेस इफेक्ट क्या है, कि जितनी इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा या उससे कम इन्फ्लेशन दिख रही है। रीजन क्या है, सांख्यिकी प्रभाव। किस वजह से? तो जो जिनकी कीमत हर दिन बदलती घटती बढ़ती रहती है, जैसे कि खाद्य वस्तु हो गई, उसके बाद आप देखेंगे क्या ईंधन एवं ऊर्जा वगैरह की प्राइस हमेशा बढ़ती और घटती रहती है। इस वजह से ये फ्लक्चुएशन ये हमें देखने को मिलता है। और कई बार इसी वजह से हमें इन्फ्लेशन रेट जितना होता है उससे अधिक या कम होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन,
देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या होता है ना कि हम हेडलाइन इन्फ्लेशन आप यहाँ हेडलाइन इन्फ्लेशन देखो हेडलाइन इन्फ्लेशन आप देख रहे हो कहता है हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ईंधन दोनों शामिल की जाती है। खाद्य और ईंधन दोनों शामिल की जाती है क्योंकि हेडलाइन इन्फ्लेशन हम डब्ल्यूपीआई और सीपीआई की के आधार पर हम हेडलाइन इन्फ्लेशन की गणना करते हैं। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि वस्तु और सेवाओं को सम्मिलित रूप से जब हम देखते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो हेडलाइन इन्फ्लेशन हमने देख लिया। कहता है कोर इन्फ्लेशन क्या है, देखो आपको बता दिखाता हूँ। कोर इन्फ्लेशन यहाँ पे देख रहे हो आप, कोर इन्फ्लेशन मैं थोड़ा हाईलाइट करता हूँ इसको, आप देखो कोर इन्फ्लेशन बेस इफेक्ट कह रहा है। बेस इफेक्ट कम करने हेतु मुद्रास्फीति से खाद्य एवं ईंधन से जुड़ी वस्तुओं को जब घटा लेते हैं या हटा लेते हैं तो कोर इन्फ्लेशन निकल जाता है। देख, जैसे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन की गणना हम डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों के आधार पर कर रहे थे, वैसे ही कोर इन्फ्लेशन की गणना भी हम डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों के आधार पर करते हैं। लेकिन कोर हेडलाइन इन्फ्लेशन से कोर इन्फ्लेशन इसलिए अलग हो जाता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में खाद्य एवं ऊर्जा जो है, ईंधन है, उस हेडलाइन इन्फ्लेशन में तो हम रखते हैं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन में हम हटा देते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं इसको कोर इन्फ्लेशन। क्यों? क्योंकि फ्लक्चुएट करने वाली जो वस्तुएं थी, जो सेवाएं थी, उनको हमने इसमें से डिडक्ट कर दिया है। ओके, तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन पे ही बेस इफेक्ट हमें दिखता है, कोर इन्फ्लेशन पे हमें बेस इफेक्ट नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि खाद्य वस्तु ईंधन शामिल इसमें नहीं है। अब देखिए एनएचबी रेसिडेक्स, एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा एक रेसिडेक्स निकाली जाती है, यानी आवास कीमत सूचकांक निकाली जाती है। आपको मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। आप इसमें दो निकाला जाता है आवास, जो एनएचबी रेसिडेक्स है इसमें दो रेसिडेक्स निकाले जाते हैं। जैसे एक तो हो जाता है आवास मूल्य सूचकांक का, एक होता है आवास किराया सूचकांक। तो एक तो है कि रेंट इंडेक्स निकालते हैं, एक है हाउसिंग प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। ओके, इन दोनों को आप थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए कहता है कि पहला आधिकारिक आवास कीमत सूचकांक जो कहता है, एक आधिकारिक आवास सूचकांक वित्त मंत्रालय के आदेश पर जारी की गई थी। कब? राष्ट्रीय आवास बैंक 2007 में। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा 2007 में पहली बार आवास कीमत सूचकांक निकाली गई थी, ताकि देखो आवास कीमत सूचकांक से क्या फायदा होता है, क्या घाटा होता है कि अगर आप किसी अदर स्टेट में अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीद रहे हो, कोई घर वगैरह खरीद रहे हो, तो उससे क्या मतलब इन्फ्लेशन रेट आवास के खरीदने में कितना ज्यादा कम है, ठीक है, कितना प्रति वर्ष की दर से कितना बढ़ रहा है, तो उससे आपको एक अनुमान लगेगा। या आप इन्वेस्ट वगैरह करते हो तो उससे आपको एक अनुमान लगेगा। वैसे रेंट इंडेक्स भी निकालता है आवास किराया सूचकांक, इससे भी आपको रेंट के बारे में पता चलेगा। तो पहला आधिकारिक आवास सूचकांक जो है ना, सूक्ष्म स्तर, शहरी स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर गणना इसकी की जाती है, आवास कीमतों की गणना की जाती है। ठीक है, यह कितने दिनों में निकलता है? तो देखो भाई इसके लिए ना थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं। यहाँ पे देख रहे हो राष्ट्रीय आवास बैंक 2007 में स्थापित हुई थी। इसी के आधार पर जो है ना आवास कीमत सूचकांक निकाली जाती है। 3 मंथ में एक बार आवास कीमत सूचकांक जारी की जाती है, प्रत्येक 3 मंथ में जारी की जाती है। विभिन्न शहरों में आवास कीमतों की जानकारी इससे हमें मिल जाती है। इससे क्या होता है देखो, इससे होता है निर्माता, बैंक, निवेशक सब सही निर्णय ले सके, है ना। एक अब निपटने के उपाय, इन्फ्लेशन से निपटने के उपाय। इन्फ्लेशन से निपटने के दो उपाय, एक तो क्या है, एक है मांग पर नियंत्रित नियंत्रण कर दो, दूसरा क्या है आपूर्ति बढ़ा दो। अगर मांग जनित मुद्रास्फीति है, अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो डिमांड को कंट्रोल कर दो। ठीक है, अगर कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन है, ठीक है, सप्लाई पुल इन्फ्लेशन है, तो उसमें क्या करो, आपूर्ति को सप्लाई को बढ़ा दो। यही तो है। मांग पर नियंत्रण कैसे करेंगे? देखो मांग पर नियंत्रित करने के लिए क्या होता है कि सरकार और आरबीआई दोनों मिलकर काम करती है भाई। जैसे आप देखोगे ना, एक कठोर मौद्रिक नीति, एक है राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति आरबीआई जारी करती है, ठीक है,
तो कठोर मौद्रिक नीति में मांग और राजकोषीय नीति, इन दोनों से मांग पर नियंत्रण हो सकता है। देखो, कठोर मौद्रिक नीति लाएंगे यानी हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी लाएंगे, आरबीआई जैसे मॉनेटरी पॉलिसी जारी करती है, मतलब आरबीआई की है मॉनेटरी पॉलिसी, तो हम इस पे मांग में कंट्रोल कैसे लाएं? तो हार्ड का मतलब ये होता है कि ब्याज दर हम महंगा करें, ठीक है, ब्याज रेट हम क्या करें, महंगा करें। वैसे ही राजकोषीय नीति के तहत हम क्या करते हैं, तो जो खर्च कर रहे हैं ना सरकारी योजनाओं पे, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, सरकारी व्यय है, उस पर जो हम खर्च कर रहे हैं भाई, उसको हम कम कर दें, तो मांग पे तो ऑटोमेटिक नियंत्रण हो जाएगा। तो यही कहता है कि आप देखो, एक है कठोर मौद्रिक नीति, एक है राजकोषीय नीति। तो मांग पर नियंत्रण हम कैसे करेंगे, सार्वजनिक व्यय कम कर देंगे ताकि लोगों के पास पैसा कम जाएगा, डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा देंगे ताकि जो लोगों के पास पैसा, इनकम, सैलरी आ रही है, उसमें से अधिकतर हिस्सा हम खींच ले, राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण कर दे, इससे मांग पर नियंत्रण हो जाएगा। तो आपने देखा कि हम हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी और राजकोषीय नीति के तहत हम क्या करते हैं, मांग पर नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। ब्याज दर को बढ़ा देंगे, टैक्स बढ़ा देंगे। सरकार क्या करती है, टैक्स बढ़ा देगी, टैक्स बढ़ा देगी, आपका ज्यादा पैसा खींच लेगी, वही ब्याज बढ़ जाएगा तो आप कम लोन ले पाओगे, ये भी बात है। इससे भी क्या होगा, ये मांग पर नियंत्रण है। अब आपूर्ति में वृद्धि कैसे करें, देखो, आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए क्या करेंगे, राजकोषीय नीति और प्रशासनिक उपाय दोनों है। राजकोषीय नीति के तहत क्या करते हैं, तो सरकार क्या करेगी राजकोषीय नीति के तहत, देखो, सरकार करेगी इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर देगी, सरकार डायरेक्ट टैक्स को कम करेगी ताकि चीजें सस्ती हो जाए, आपूर्ति बढ़ जाएगी। एमएसपी तार्किक बनाकर, एमएसपी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको तार्किक बनाकर सब्सिडी को बढ़ा देगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, खाद्य वस्तु के आयात को बढ़ा देगी, निर्यात को कम कर देगी, इससे भी आपूर्ति बढ़ जाएगी। प्रशासनिक उपाय भी है, जैसे जमाखोरी वगैरह है उस पर रोक लगा कर सकते हैं, आधारभूत संरचना में सुधार करके कर सकते हैं, खाद्य का बफर स्टॉक बढ़ा के हम कर सकते हैं, सहकारी संगठनों के माध्यम से क्या करेंगे, इसका वितरण करवा के भी हम कर सकते हैं। अब देखो, अब है आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, आईआईपी। भाई देखो, इसमें जो है ना, हम चुनिंदा उद्योगों के उत्पादन और परिवर्तन के आधार पे हम क्या करते हैं, जो परिवर्तन को व्यक्त करते हैं, जैसे चुनिंदा उद्योग, जैसे कोर इंडस्ट्री है ना, तो भारत में टोटल 8 कोर इंडस्ट्री है, जिसका भाड़ांश टोटल इंडस्ट्रियों के भाड़ांश का लगभग 40% है ना, 8 कोर इंडस्ट्री है अभी। तो चुनिंदा उद्योग के उत्पादन में परिवर्तन को व्यक्त करता ही है। अब देखिए, हम आपको दिखाते हैं आधार वर्ष आईआईपी का क्या है। आईआईपी का आधार वर्ष 2011-12, पहले 2004-5 था, ठीक है। सीएसओ इसकी गणना करती है, मॉस्पी के अंदर है सीएसपी, ये सीएसओ की गणना करती है, मानसिक आधार पर इसकी गणना की जाती है। उद्योग को इसने 3 क्षेत्रों में बांटा है, मतलब पहले पहले की बात चलती है, पहले इसने उद्योगों को 3 क्षेत्रों में बांटा था, कौन, विनिर्मित उद्योग, खनन उद्योग और विद्युत। इन लोगों को देखो कितना वारांश इन्होंने दिया, तो विनिर्मित उद्योग को सबसे ज्यादा वारांश मिला था, फिर खनन को, फिर विद्युत को। वर्तमान में 8 कोर इंडस्ट्री है, इसका वारांश कितना है, यानी भारांश कितना है, वेटेज कितना है भाई, तो देखो, ये 8 कोर इंडस्ट्री का नाम आप याद रखेंगे, कोयला है, विद्युत है, कच्चा तेल, रिफाइनरी, सीमेंट, फर्टिलाइजर, प्राकृतिक गैस और सीमेंट, ये सब है। तो यही 8 कोर इंडस्ट्री। इसकी गणना कौन करता है, तो ये जो कोर इंडस्ट्री है इसकी गणना डीपीआईआईटी करती है, मॉस्पी के अंदर में डीपीआईआईटी करती है 8 कोर इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा, अगर इस कोर इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा अगर किसी का वेटेज है, तो सबसे ज्यादा रिफाइनरी का है, फिर उसके बाद देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का है, फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो स्टील का है, फिर उसके बाद देखो कोयला का है, फिर उसके बाद, मतलब ऐसे ही करके है, फिर देखो कोयला का हो गया, फिर उसके बाद कच्चा तेल है, तो सबका नंबरिंग यहाँ लिखा हुआ, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी गणना कौन करती है, सीएसओ करती है। आधार क्या है, 2011 वर्ष, 11-12 आधार वर्ष इसका, पहले 4-5 था। चुनिंदा उद्योगों में मतलब उनके उत्पादन और परिवर्तन के आधार पर हम यहाँ पे निकालते हैं इंडस्ट्री का इन्फ्लेशन, ठीक है। अब वर्तमान में 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इस 8 कोर इंडस्ट्री का वेटेज कितना है, 40% है, और इसी कोर इंडस्ट्री के आधार पर हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं यहाँ से, ओके। अब फिर है पॉलिसी ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, पॉलिसी ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग। देखो, पॉलिसी ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग, इन्फ्लेशन की जो टारगेटिंग होगी, सीपीआई
न्यू सीरीज एनएस जो लिखा हुआ है ना, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के न्यू सीरीज के आधार पर जो 6 चीजें थी ना, 6 वस्तुएं आप देख रहे थे, कपड़ा, जूता, मकान, ये सब, मकान, दुकान, पान, तंबाकू, ये सब, इसके आधार पे जो है ना इन्फ्लेशन की टारगेटिंग करती है आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग काम किसका है? तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का काम सरकार के एवज में, मतलब सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आरबीआई इन्फ्लेशन टारगेट करती है, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ओके, तो यह किस आधार पर? सीपीआई न्यू सीरीज के आधार पर है, और ऐसा कहा गया है कि 2017, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ना, 16-17 से लेकर 5 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया है 4% ±2%। सेम ऐसा ही 2021 से 26 के लिए भी कर दिया गया है कि 4% ±2% इन्फ्लेशन हम टारगेट रखेंगे। कह रहा था कि 4% से 2% ज्यादा या 2% कम इन्फ्लेशन का टारगेट रखेंगे, इतना तक चलेगा तो हमारी इकोनॉमी ठीक ठाक से रन करेगी। इससे ज्यादा हो जाएगा तो कहेंगे भाई इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इससे कम होगा तो हम कहेंगे वृद्धि बहुत ज्यादा हो गई है। कीमत स्थिरता है तो यह मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लाया था इसको। न्यूजीलैंड में सबसे पहले इन्फ्लेशन टारगेटिंग, सबसे पहले न्यूजीलैंड ने सबसे पहले इसका यूज किया था। उसके बाद क्या हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी द्वारा आरबीआई को रेपो रेट के आधार पर क्या करते हैं या सुझाव दिया जाता है। तो इस आधार पर हमने देख लिया, हमने क्या क्या देखा, तो हमने देखा पॉलिसी ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग देख लिया, हमने आईआईपी देख लिया, आधार वर्सेस का दूसरा गाड़ा बढ़ा है, सीएसओ, चुनिंदा उद्योगों के आधार पर मानसिक, मतलब चुनिंदा उद्योगों का मानसिक आधार पर इसका टारगेटिंग करती है। आपने देख लिया उद्योग 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किए गए थे, विनिर्मित, खनन और विद्युत वगैरह। इन्फ्लेशन से निपटने का उपाय हमने देख लिया, मांग पर नियंत्रित कर दो, नियंत्रण कर दो, आपूर्ति को बढ़ा दो। मांग पर नियंत्रण है तो क्या करेगी? कठोर मौद्रिक नीति लाइए, आरबीआई कठोर मौद्रिक नीति लाएगी और सरकार राजकोषीय नीति के तहत करेगी। वैसे आपूर्ति में वृद्धि राजकोषीय नीति और जो प्रशासनिक उपाय है ये भी है। आवास किराया सूचकांक, जो आवास कीमत सूचकांक है, इसमें दो निकलती है, आवास किराया सूचकांक, आवास कीमत सूचकांक, दो निकालते हैं। 2007 से यह निकल रहा है। पहला आधिकारिक आवास कीमत सूचकांक वित्त मंत्रालय के आदेश पे ही निकाला गया, तो सही बात है, वित्त मंत्रालय के आदेश पे ही निकाला गया था। नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा 3 महीने में एक बार निकाला जाता है। इससे विभिन्न शहरों में हमें पता चलता है कौन किसका कितना स्तर है। कई सूचकांक देखो सूक्ष्म स्तर पर भी निकाला जाता है, शहरी राष्ट्रीय स्तर पर भी निकाला जाता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन में देखे थे, खाद्य में ईंधन दोनों शामिल होता है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई दोनों के आधार पर गणना की जाती है। वैसे कोर इन्फ्लेशन में हमने देखा था, क्या देखा था हमने कि ईंधन, खाद्य खाद्य एवं ईंधन की वस्तुओं को हम शामिल कोड में नहीं करते हैं, तो वही डब्ल्यू हेडलाइन से कोड इन्फ्लेशन में अंतर यही हो जाता है, क्योंकि इसमें खाद्य और ईंधन शामिल नहीं होता है। इससे क्या होता है, बेस इफेक्ट उत्पन्न नहीं होता। कोर इन्फ्लेशन में बेस इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। बेस इफेक्ट क्या है? बेस इफेक्ट वो है जब कम वस्तु स्थिति से, जब जरूरी से ज्यादा, कभी कम या कभी ज्यादा हमें जब इन्फ्लेशन देखने को मिल जाए तो वही कहेंगे बेस इफेक्ट है। बेस इफेक्ट क्यों बढ़ता है तो आपको पता ही है, बेस इफेक्ट बढ़ता है किस लिए? ये बढ़ता है फ्लक्चुएट करने वाली वस्तुओं की कीमतों में। जैसे कि मान लो खाद्य ईंधन हो गया, खाद्य हो गया, ईंधन वगैरह हो गया। फिर आप देखेंगे पीपीआई, देखे आपने पीपीआई देखा, इसको जारी कौन करता है? तो द इकोनॉमी ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है, इसका जो डब्ल्यूपीआई का जो गणना करता है वही पीपीआई की भी गणना करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में। ठीक है, वस्तु सेवा दोनों शामिल की जाती है। इसमें टैक्स को हम शामिल नहीं करते हैं, परिवहन लागत को शामिल नहीं करते हैं, इन दोनों को शामिल नहीं करते हैं, याद रखिएगा भैया। उसके बाद एक कब है, इसको दो आधार पर निकालते हैं पीपीआई को, एक इनपुट पीपीआई, एक आउटपुट पीपीआई। इनपुट पीपीआई वो होता है जब फैक्ट्री के अंदर जब हम कच्चे माल को ले जाते हैं उस समय पीपीआई कितनी है और निकालते हैं उसको आउटपुट पीपीआई कहते हैं। उस समय पीपीआई कितनी है, बेस ईयर 11-12 है, मानसिक आधार पर निकाली जाती है। बीएन गोलदार समिति इसके लिए बनाई गई थी, तो ये भी आपको पता ही है। ठीक है। उसका पॉइंट टू पॉइंट मेथड आपने देख लिया कि सेम डेट पे, जैसे आज हमको निकालना है तो आज से 1 साल पहले हम सेम डेट पे देखेंगे उस चीज की वस्तु की वैल्यू कितनी थी, तो उन दोनों में जितना का अंतर है उतना बटा, तो उस समय जितनी वस्तु की वैल्यू थी उतना इंटू 100 करके हम पॉइंट टू पॉइंट मेथड से हम इन्फ्लेशन काउंट कर देते हैं। सीपीआई क्या है? सीपीआई की गणना एनएसओ करती है। अभिजीत संत कमेटी बनाई गई थी इसके लिए। सीपीआई में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तु और सेवा दोनों शामिल होती है। ठीक है, पारिवारिक उपभोग व्यय के आधार पर इसकी गणना करते हैं। पुरानी श्रृंखला में सीपीआई आईडब्ल्यू इंडस्ट्रियल वर्कर थी, एग्रीकल्चर लेबर, रूरल लेबर, ये सब इस सब की गणना रानी लेबर ब्यूरो करती थी। नई श्रृंखला इसकी बनी है अभिजीत संत कमेटी की सिफारिश पर 2010 से 2012 बेस ईयर कर दिए हम। वस्तु और सेवा में 6 वस्तु चीजों को हम शामिल कर दिए, तो देख ही रहे हो न्यू सीरीज, यहाँ पे इसी 6 के आधार पर इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है। ये भी आपने देख लिया।
पहले साप्ताहिक होती थी, अभी मासिक आधार पे इसकी भी गणना की जाती है। फिर डब्ल्यूपीआई देखेंगे, डब्ल्यूपीआई आर्थिक सलाहकार यानी द ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर यही जारी करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर में केवल वस्तु शामिल की जाती है, आपको ये भी पता है। उसके बाद नई श्रृंखला रमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर बनाई गई थी 2011-12 इसका 4-5 से 11-12 इसका कर दिया गया था। वो वस्तु का भाड़ांश कितना बढ़ा है, वस्तु का भाड़ांश भाई 2.5% बढ़ा है। यहाँ पे आकर देखो ना, देख रहे हो यहाँ पे 2.5% बढ़ गया, तो 20.22 से 20.62 22.62 हो गया, तो 2.5 हो गया। तो प्राथमिक वस्तु का भाड़ांश जो है ना 2.5% बढ़ गया। वस्तु की कीमत 600 जो संख्या 676 से 697 कर दी गई, ये भी आपने देख लिया। यहाँ पे देख रहे हो 676 से टोटल वस्तु 697 हो गई। ये भी देखे हैं। इंडेक्सेशन आपको पता ही है कि व्यापारिक समझौते में जब किसी भी चीज में जब इंडेक्स जो इन्फ्लेशन को हम घुसा देते हैं उसमें, तो हम कहते हैं कि भाई ये इंडेक्सेशन है। ओके, तो कीमत सूचकांक विनिमय डेवलपमेंट होलसेल प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और पीपीआई हमने देख लिया। ठीक है, उसके बाद गणना डिफ्लेटर क्या होता है। डिफ्लेटर वही पिछले वर्ष बटा इस वर्ष इंटू 100 कर देते हैं, डिफ्लेटर आ जाता है। सेम, कुछ ज्यादा है नहीं। जब हम कीमत सूचकांक विधि का प्रयोग करते हैं तो देखिए गया है बास्केट का। एक तो हम बास्केट में कितनी वस्तु सेवा है यहाँ पे देखिए दिए थे हम, देखिए ये दिखा देता हूँ। वस्तु एवं सेवा, एक तो हमने आधार वर्ष देखा है, आधार वर्ष रख दिया। फिर भारांश देखेंगे, भारांश भी हमने यहाँ पे काउंट कर दिया। फिर बास्केट में वस्तु और सेवा देखेंगे, ये भी हमने रख दिया कितना है। ठीक है, तो इन तीन चीजों का हम लोग ध्यान देते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि किसको लाभ होती है, किसको हानि होती है। ये भी यहाँ पे देख लिया आपने, थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखाऊँ। यहाँ पे देख लिया है आप किसको लाभ होता है, किसको हानि होता है। इसको मैंने आपको दिखा दिया। ट्रेड साइकिल, व्यापारिक उतार चढ़ाव भी दिखा दिया। डिफिनेशन क्या होता है, वस्तु और सेवाओं की कीमतों में मतलब कमी हो जाना, इसको डिप्लेशन कहते हैं। सप्लाई अधिक होता है, डिमांड कम हो जाता है। बोटलनेक इन्फ्लेशन, संरचनात्मक कमी की कारण का अगर इन्फ्लेशन आ जाता है, बोटलनेक इन्फ्लेशन कहेंगे। स्टैगफ्लेशन आपको बताया कि अर्थव्यवस्था का कैंसर है। डबल डिप, मंदी को दूर करने के लिए जब सारे प्रयास विफल हो जाते हैं, पुनः मंदी आ जाती है, उसको कहेंगे डबल डिप है भाई। इन्फ्लेशन अब देखो, आपको दिखाता हूँ। इन्फ्लेशन ट्रैप क्या है, देखो मजदूरी बढ़ाने से जब इन्फ्लेशन बढ़ जाए और इन्फ्लेशन बढ़ाने से जब मजदूरी दर बढ़ानी पड़ेगी, तो हम कहेंगे भाई इन्फ्लेशन ट्रैप है। लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है, जब सरकार की इजी मॉनेटरी पॉलिसी और हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी काम नहीं कर रही हो, लोग बैंक में पैसा जमा करने के बजाय अपने पास जमा कर ले रहे हो, पैसे अपने पास रिजर्व कर ले रहे हो, तो पैसे तो कहेंगे लिक्विडिटी ट्रैप हो गई है भाई। सरकार की और बैंक की कोई सिस्टम इसमें काम ही नहीं कर रही है, तो कहेंगे ट्रैपिंग है ना। अच्छा, ये हो गया मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण देख लिया। एक मांग जनित मुद्रास्फीति होती है, एक लागत जनित मुद्रास्फीति होती है। मांग जनित मुद्रास्फीति के कारण क्या है कि सब चीजों का बढ़ जाना। ठीक है, और लागत जनित मुद्रास्फीति के हम लोग देख ही लिए यहाँ पे, देख रहे हैं ना, ये सब लागत जनित मुद्रास्फीति के कारण है। मांग जनित आपूर्ति जनित के अलावा भी अन्य कारण, जैसे कि ये सब देख रहे हैं। प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे कंपनी का खराब प्रबंधन है, गैर कानूनी रूप से इसका वस्तु भंडारण, कच्चे तेल की कमी, मतलब की कीमत बढ़ता है। अवधारणाएं देख लीजिएगा। मुद्रास्फीति होता क्या है, किन्स ने क्या कहा था, मांग एवं आपूर्ति में अंतर का परिणाम क्या है, मुद्रास्फीति है। अन्य लोग क्या कहते हैं कि मुद्रा की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वैल्यू कम हो जाती है, यही मुद्रास्फीति है, यही है। फिलिप्स कर्व क्या कहता है, फिलिप्स कर्व कहता है कि भाई इन्फ्लेशन और बेरोजगारी में उल्टा संबंध होता है, यानी व्युत्क्रम संबंध होता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। इंडिया में इन्फ्लेशन टारगेटिंग सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स न्यू सीरीज के आधार पर प्लस माइनस 4% प्लस माइनस 2% रखी गई है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार भैया और बहनी जी, सबका हो गया इन्फ्लेशन कंप्लीट। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को हमने बड़े अच्छे ढंग से किया। नेशनल इनकम हमने खत्म कर दिया। आज हम लोग इन्फ्लेशन भी कंप्लीट हमने कर दिया। तो अब आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि इन्फ्लेशन को ठीक से करें, अच्छे ढंग से करें और अपना ख्याल रखें। लेक्चर पसंद आता हो तो आप लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और बीपीएससी देना है तो मेरे साथ टेस्ट सीरीज में जुड़िए। आइए, यहाँ पे ऑफलाइन टेस्ट हमारी संस्था करवा रही है, और ऐसे ही सेम हम ऑनलाइन भी आप लोग को टेस्ट का मौका देंगे। ईमानदारी से लेना है टेस्ट, देखो पैसा नहीं देना है टेस्ट वेस्ट में। ये सब बेवकूफी है कि 1500 2000 5000 10,000 में टेस्ट सीरीज लगा दी है, अपना दे रहा है, बच्चा दे रहा है। क्वेश्चन सेट कौन कर रहा है, क्वेश्चन सेट लड़के कर रहे हैं। ठीक है क्या ही है उस टेस्ट सीरीज में, देखोगे किसी टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत ज्यादा हाई होता है भाई, किसी टेस्ट सीरीज का लेवल बहुत कम होता है। ये भी चीज आपने देखा है। तो जब टेस्ट सीरीज का लेवल हाई होगा तो आपको क्या लगेगा कि हाय, मैंने क्या पढ़ा है, अरे क्या हो रहा है, और कुछ पढ़ा ही नहीं है। आज जब लो होता है तो कहता है हमने तो सब कुछ पढ़ लिया। तो इसलिए इस चक्र से यानी ट्रेड साइकिल से निकले आप लोग। ओके, और आप लोग
तो अगर लेक्चर पसंद आता हो तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।